महिमा मंडल होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। अयोध्या में कार सेवा हुई थी, अब एक बार फिर वैसी ही कार सेवा की बातें हो रही हैं। जब से फिल्म छावा के जरिए औरंगजेब की क्रूरता लोगों के सामने आई है, तब से लोगों में गुस्सा है। हिंदू संगठन बार बार दोहरा रहे हैं कि अगर कब्र को नहीं उखाड़ा गया तो कार सेवा करने से पीछे नहीं हटेंगे। अभी तक हिंदू संगठन मैदान में थे, लेकिन अब बीजेपी नेता भी खुलकर बोल रहे हैं। आज औरंगजेब की निशानी पूरे देश से, भारत से मिटा देनी चाहिए, नहीं मिटा देनी चाहिए? तो मेरा कहना इसमें यह है कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गए, वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। संगीत सोम के बयान के बाद रिपब्लिक भारत की टीम ने उनसे बात की तो उन्होंने तर्क दिया कि जब मुगल आक्रांता ने मंदिर तोड़ने से पहले कोर्ट की परमिशन नहीं ली तो फिर वो क्यों पीछे हटे। औरंगजेब ने ये सब किया, किसी कोर्ट में मुकदमा चला क्या, किसी कोर्ट की उसने परमिशन ली, तो आज ही हम पे ये पाबंदी क्यों कि ये सब कोर्ट से ही होगा। जिस तरीके से बाबरी गिराकर मंदिर बनाया गया, इसी तरीके से काशी में गिराकर ज्ञानव्यापी गिराकर वहाँ भगवान शिव का बड़ा मंदिर बनेगा और मथुरा में गिराकर मस्जिद गिराकर वहाँ मंदिर बनेगा। काशी मथुरा में बाबरी मॉडल दोहराने की बात करने वाले संगीत सोम ने राहुल गांधी से अखिलेश यादव तक पर हमला बोला और बताया कैसे कांग्रेस और सपा की सरकारों ने मुगलों के नाम पर शहर और सड़कें बनवाई। औरंगजेब हजारों लाखों हिंदुओं की हत्या करने वाला था, वो आक्रांता था, वो आतंकी था। अगर कोई उसे अपना हीरो मानता है या कांग्रेस मानती है या समाजवादी मानती है तो वो भी देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं, वो भी देशद्रोही हैं। अखिलेश यादव देशद्रोही हैं। इधर दर्शकों, नागपुर हिंसा को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हिंसा से जुड़े कई राज लगातार सामने आ रहे हैं। नागपुर पुलिस ने तेजी से जांच की, जांच में हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान सामने आया और हिंसा का कनेक्शन सामने आया, तो दूसरी तरफ नागपुर हिंसा के तार बांग्लादेश से जुड़ते हुए दिखाई दिए। बांग्लादेश से नागपुर हिंसा की साजिश रची गई थी, इसका खुलासा हुआ है। नागपुर में एकाएक मुसलमानों की बड़ी मात्रा में भीड़ जुटाई जाती है। तलवारें, पत्थर, हथियार लेकर अपना चेहरा ढके लोग नागपुर की सड़कों पर दौड़ते दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि महज 4 घंटों के अंदर कैसे इतने सारे लोग इकट्ठा जमा हो गए, वो इतने पत्थर और हथियारों के साथ कैसे यहाँ पहुंचे। पुलिस ने जांच पड़ताल आगे बढ़ाई तो हिंसा में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका सामने आई। फिर वही पोस्ट खंगाले गए जहां से हिंसा भड़काने की शुरुआत हुई। इसी तफ्तीश के दौरान बड़ा खुलासा होता है कि हिंसा का सीधा कनेक्शन बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। सारे पोस्ट नागपुर के नहीं है, लेकिन स्टार्ट नागपुर से हुआ है, लेकिन बाद में बाकी जगह से भी ये पोस्ट किए गए हैं। कुछ प्रोफाइल में अपने वो नाम के आगे और उसमें लोकेशन में जो उन्होंने एक प्रोफाइल में शायद उन्होंने बांग्लादेश लिखा हुआ था। प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट के वीडियो को उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया और फिर उसको उसने स्प्रेड किया, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि ये वाला जो राइट हुआ उसकी वजह से हुआ। इसका सीधा मतलब यह है कि हिंसा नागपुर में हो रही थी और ये सब कुछ ऑपरेट नागपुर से नहीं बल्कि कई सोशल मीडिया पोस्ट से खुलासा हुआ है कि आईपी एड्रेस बांग्लादेश तक के हैं। अब इसकी जांच पड़ताल को और आगे बढ़ा दिया गया है। सोचिए आप, 15,000 किलोमीटर दूर से नागपुर का माहौल खराब करने का पूरा एजेंडा चल रहा था और इस एजेंडे को जमीन पर उतारने के लिए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। भड़काऊ पोस्ट डाले गए और नागपुर हिंसा में वैसे ही आग भड़काई गई। इन पोस्ट में लिखे शब्दों को अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे कई सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट खंगाले गए जिन पर भड़काऊ वीडियो और कंटेंट शेयर किया गया और नागपुर में बड़ा बवाल खड़ा हो गया। NNTV नाम के इस पेज पर कई सारे ऐसे पोस्ट मिले हैं जिनमें तलवार लेकर सड़क पर घूम रहे लोगों को बेकसूर बताया जा रहा है। ठीक इसी तरह इस पोस्ट में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हिंदुओं के प्रदर्शन को गलत और मुसलमानों ने जो हिंसा भड़काई उसे सही बताकर भड़काने का काम किया गया।
इन्हीं पोस्ट में पुलिस को एक पोस्ट ऐसा भी दिखा जो कि बांग्लादेश के आईपी एड्रेस से ही पोस्ट किया गया, जिसमें साफ धमकी दी गई कि अगर अगली बार हिंदुओं की महिलाओं को उनके घरों से उठाएंगे, आग लगाएंगे। कारण आता ते तपास चालू आहे. जर ते त्यांची प्रोफाईलमध्ये कोणी कंट्रीचं नाम लिहिलं आहे तर ते जिन्युइन आहे की चुकीचं आहे ते काय ते आम्ही तपास करतो. यामध्ये आता जे FIR काल दाखल केलेली आहे, पण त्यांनी जे व्हिडिओ तयार केला आणि त्यांनी जे सोशल मीडियावर स्प्रेड होता, नंतर त्यांच्या मोबाईलवरून ते डिलीट करण्याची प्रक्रिया आहे. तर ते ऐसा नाही आहे. इस तरह के पोस्ट कर नागपुर में लगी चिंगारी को आग का रूप दिया गया। इसलिए महाराष्ट्र साइबर सेल लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर रख रहा है। अभी तक 144 ऐसे लिंक पाए गए हैं जिनमें दंगों का जिक्र है। इनमें 37 लिंक को डिलीट कर दिया गया है। पुलिस को 172 ऐसे वीडियोस भी मिले हैं जो अफवाह फैलाने के एजेंडे में जुटे हुए थे, मुसलमानों को उकसाने के उद्देश्य से बनाए गए थे। इन पर भी पुलिस एक्शन ले रही है। पुलिस का एक्शन जारी है। सोशल मीडिया से हिंसा भड़की, इस पर जांच की जा रही है। भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर नागपुर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने वाले 34 लोगों पर FIR दर्ज की। बांग्लादेश से ये सारे फेसबुक चैनल ऑपरेट किए जा रहे थे, इनकी पहचान कर ली गई है। नागपुर में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काने की धमकी दी गई। अकाउंट चलाने वाला व्यक्ति बांग्लादेश का रहने वाला है और साइबर सेल ने फेसबुक से अकाउंट को ब्लॉक करने का अनुरोध किया है। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले अभी भी एक्टिव हैं। साइबर सेल ने अब तक 97 ऐसे पोस्ट की जांच की जो झूठी जानकारी फैला रहे थे। नागपुर पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए 18 जांच टीम बनाई। अब तक पुलिस ने 200 लोगों की पहचान कर ली है। 90 लोगों को हिरासत में लिया गया है और बाकी 1000 संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान नागपुर हिंसा को बेहद शातिराना तरीके से प्लान कर रहा था। उसी का नतीजा है कि शहर के कई इलाकों में उपद्रवियों ने खुल्लम खुल्ला तांडव मचाया। ऐसे आरोपियों को पुलिस महज उपद्रवी नहीं, देशद्रोही बता रही है। हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान पर देशद्रोह की धारा लगाई गई है, क्योंकि फहीम खान ने न सिर्फ लोगों को उकसाया बल्कि इसके लिए उसने कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जो हिंसा में पूरे शहर को ना झोंकता हो। फहीम खान उसमें शामिल है क्योंकि उसने सबसे पहले तो जो उस दिन प्रोटेस्ट हुआ था उसका वीडियो को बनाकर उसने स्प्रेड किया था और एक तरीके से उसने अपील की थी कि वायलेंस होना चाहिए। आखिरी में जो वायलेंस हुआ उस वीडियो को भी उसने फिर स्प्रेड किया। अभी तक हमने 230 इस तरीके के पोस्ट आइडेंटिफाई किए हैं जो कल रात तक के थे। वो सभी के सभी हमने उसके रिमूवल के लिए हमने मेल्स किए हैं, जिनमें से 50% रिमूव भी हो गए हैं। फहीम खान के ही कहने पर शिवाजी पार्क पर उसके साथ सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समर्थक जुटे थे। गणेशपेट थाने पर उपद्रव कर घेराव किया था, भड़काऊ नारेबाजी की थी। पुलिस का कहना है कि औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन का वीडियो बनाया गया और इस वीडियो को हिंसा का बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया गया।